लिसन, संसाधनों की भू राजनीति का तात्पर्य यह है कि जो विश्व में महत्वपूर्ण संसाधन है उन पर कब्जा करने की राजनीति, उन पर कब्जा करने की राजनीति। ठीक है, तो उस समय जब शुरू शुरू में यूरोपीय ताकतें थी तो वे व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा शक्ति के संदर्भ में संसाधनों की भू राजनीति, है ना, मतलब युद्ध में जो काम आने वाले संसाधन थे, है ना, उनके लिए जो सारी यूरोपीय ताकतें, जैसे यूरोप में कौन कौन सी ताकतें थी, मेन ताकत इंग्लैंड, है ना, कौन थी, इंग्लैंड, और फिर फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए और जर्मनी के हो गए, इन्होंने पूरी दुनिया में ये फैले और संसाधनों पर कब्जा किया था। जैसे भारत किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का, भारत किसका उपनिवेश था, है ना, इंग्लैंड का, तो भारत के संसाधनों पर किसका वो रहा, इंग्लैंड का। और उसका मतलब जो संसाधन होते हैं वो अपने हित के लिए उपयोग करते हैं, वो ना कि उसके हित के लिए जिसके वो संसाधन होते हैं, है ना, समझ रहे हैं, मतलब जो संसाधन थे इंग्लैंड ने अपने हितों के लिए उपयोग उनका किया। ठीक, तो यही कब कब हुआ था, ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में इमारती लकड़ियों की आपूर्ति पर आधारित भू राजनीति, मतलब उस समय नौसेना, उस समय जो मेन फोर्स थी, एक तरह से आर्मी, मतलब एक तरह से आर्मी तो थी लेकिन समुद्र पर राज करने के लिए किसकी जरूरत थी हमें, नौसेना की। ठीक, और सबसे मजबूत नौसेना उस समय इंग्लैंड की थी, तभी वो मतलब दूसरे देशों पर कब्जा कर पाया था। नौसेना है ना, वो पुर्तगाल की भी नौसेना मजबूत थी और बाद में किसकी हो गई थी, इंग्लैंड की। तो जहाज किसके बनते थे, लकड़ी के, और बाद में रेलवे, है ना, हाँ, बाद में रेलवे लाइन बिछाई गई, तो रेलवे लाइन में जो जितने भी कोचेस थे उनमें लकड़ी का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो इसलिए वनों पर वनों के अंधाधुंध कटाई की गई और वनों पर कब्जे की राजनीति की गई। जो वन होते थे अंग्रेजों ने उन पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, और 20वीं सदी के सामरिक संसाधन, मतलब वही है जो युद्ध में काम आ सकते थे, जो युद्ध में काम आ सकते थे उन पर सब पर किसने कब्जा किया था, यूरोपीय ताकतों ने या औरों ने। ठीक, तेल पर आधारित भू राजनीति, वर्तमान समाज में सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है तेल, है ना, वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, तेल, क्योंकि सारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई है, तेल पर। भाई जितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया वो किस पर डिपेंडेंस है, तेल पर, डीजल पेट्रोल, है ना, इनके बिना गाड़ी चलेगी नहीं। और जो बहुत सारे चीजें होती हैं जैसे टूथपेस्ट है ना, अभी जाना है, कौन आ गए, कौन आए हैं, दूर हो जाओ थोड़े से। बता के जाना हमें कौन आए लेने, किसी को भेज देना इस, अरे तो आते ही बता। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, ठीक है, देखो देखो टूथपेस्ट, पेसमेकर, पेंट, स्याही, सब में पेट्रोल का यूज होता है। हाँ, टूथ हाँ, टूथपेस्ट में, पेसमेकर में, पेंट में, स्याही में, और जो आप वैसलीन वगैरह लगाते हो ना, वैसलीन वगैरह, है ना, तो वैसलीन में भी क्या, किसका मतलब बाई प्रोडक्ट है ये उसका, पेट्रोलियम का। जो अभी अभी जो तुम्हारी सर्दियों में ड्राई स्किन हो जाएगी ना, है? नहीं आंखों में नहीं, हाँ, ये वाली भी होती है और वैसे। ठीक, तो ये है, मतलब हमारी जो ऊर्जा जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, वो 95% किससे हो रही है, पेट्रोलियम से पूरी हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, मतलब जहां जहां पर ये संसाधन है तेल, वहां तेलों पर कब्जा करने के लिए बहुत ज्यादा युद्ध हुए हैं। सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूसर था पहले वो कौन था, सऊदी अरबिया, कौन था, सऊदी अरबिया, सऊदी अरब। अब कौन है, यूएसए। अभी हाँ प्रेजेंट में सबसे ज्यादा ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है यूएसए, दूसरे पे है सऊदी अरब, तीसरे पे है कनाडा। हाँ, हमारे भारत में
भारत में ऑयल रिजर्व नहीं है, भारत में ऑयल रिजर्व कम है, मतलब मुंबई हाई में है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, एक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर तेल भंडार नहीं है। ठीक, मतलब खाड़ी देशों पर कब्जा करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष होते रहे हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में क्या है, तेल के भंडार है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्वच्छ पानी के क्षेत्रों पर विश्व राजनीति। अगला जो मतलब जो विशेषज्ञ है उनका ये मानना है कि जो अगला अगर विश्व युद्ध होगा, है ना, वो किसको लेकर होगा, पानी को लेकर होगा, है ना, मतलब पानी पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि अरे बात है नहीं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर स्वच्छ पानी नहीं है, पीने के लिए पानी है ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि जो नदियों का पानी होता है ना, मान लीजिए कोई 1000 किलोमीटर दूर, मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर कोई शहर है, वहां से पानी आ रहा है, और एक दूसरा 500 किलोमीटर दूर है, तो उनमें संघर्ष हो सकता है पानी को लेकर, क्योंकि मान लीजिए जहां से रिवर निकल रही है, एक शहर तो वहां है और वो पानी को रोक दे या मोड़ ले या किसी तरीके से, है ना, तो जो 500 किलोमीटर दूर गांव है या शहर है, तो उसमें संघर्ष हो जाएगा, क्योंकि पानी क्यों नहीं आने दे रहे हो तुम, बिना पानी सब सुन है, रही में पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, है ना, तो इस और कभी कभी जैसे बहुत सारे देश हैं जिनको नदियों को लेकर अभी भी संघर्ष चल रहा है। हमारे यहाँ पर इंडिया में भी कई नदियों पर विवाद है कि भाई कि ये स्टेट अब पानी को रोक देता है ना, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी विवाद रहा है कावेरी नदी को लेकर, है ना, तो इस तरीके से पानी को लेकर विवाद होते रहते हैं। आपने साउथ की मूवीज में भी देखा होगा कि यहाँ पानी को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक, ये है, ये इसमें यही है ना, और लास्ट टॉपिक अरे लास्ट टॉपिक देख लो जल्दी, मूल निवासी और उनके अधिकार, मूल निवासी और उनके अधिकार। मूल निवासी डालो हेडिंग डालो। एक तो तुम्हारा पढ़ने का मन है नहीं, है ना, मूल निवासियों का बबीता और प्रकृति की आदत अब तुमने ले ली है। मूल निवासियों का अपने अधिकारों बबीता को तो बेचारे को गहरा सदमा लगा हुआ, पता ना क्या है वो थप्पड़ वाली न मना कर रही ना वो बात ना। मूल निवासियों का अपने अधिकारों के लिए, ऐसे तो अपने बच्चों के लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते क्या, हैं, इतना तो अधिकार है हमारा। मूल निवासियों का अपने अधिकारों के लिए संघर्ष व आंदोलन, ये वैसे मतलब हेडिंग ये, और फिर फर्स्ट से लिखो, अभी समझा दूंगा मैं, पहले लिख लो बराबरी का, ये रहा पानी, ये रहा बराबरी का दर्जा पाने के लिए बराबरी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन, स्वतंत्र पहचान की मांग, स्वतंत्र पहचान की मांग,
जीवन और उस पर आधारित जीवन प्रणालियों के बारे में जीवन प्रणालियों के बारे में एक सा दृष्टिकोण। तारीफ कर दो। सुनो, देखो मूल निवासी है ना, मूल निवासी का तात्पर्य यह है जो किसी देश या किसी स्थान पर मतलब एक तरह से लंबे समय से रह रहे हो, मतलब जब से एक तरह से देश का ओरिजिन ही हुआ हो, मतलब वो सबसे पहले उस देश में रह रहे हो या किसी भी देश में रह रहे हो, उनको हम एज ए क्या करते हैं, मूल निवासी। मतलब ये उस देश के मतलब वहाँ के एकदम स्थायी लोग हैं शुरू के, उनको हम क्या कह रहे हैं, मूल निवासी। तो एक्चुअल में उस समय चाहे तो प्राचीन काल रहा हो, मध्य काल रहा हो या आधुनिक काल रहा मध्य है ना। प्राचीन काल में जैसे भारत है, भारत में हम लोगों को क्या माना जाता है, आर्यंस माना जाता है। हम लोगों को क्या माना जाता है, आर्यंस माना जाता है। आर्यंस जैसे आर्यंस आए, आर्यंस ने मूल निवासियों को विस्थापित कर दिया। सिंधु सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में आपने पढ़ा होगा कि पहले यहाँ पर आए थे, मतलब यहाँ के मूल निवासी थे और यहाँ पर आर्यंस आए कि मध्य एशिया से आए थे, मतलब अलग अलग थ्योरीज हैं कि यहाँ से आए थे, ठीक है। तो उन्होंने जो यहाँ के लोग थे उनको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। बाद में जैसे मुस्लिम आक्रमण हुए है ना, मुस्लिम्स आए, ठीक, तो मुस्लिम्स यहाँ रहने लगे, ठीक। वैसे तो यहाँ मतलब जो भारत में मुस्लिम्स हैं वो 2% मान लो बाहर से थे, जो 98% मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्टेड है ना। वो कौन है, कन्वर्टेड मुसलमान। कन्वर्टेड मतलब पहले वो मतलब हिंदू ही थे है ना, वो फिर मुसलमान बन गए। आपने देखो सरनेम देखे होंगे मुसलमानों के, चौहान, मलिक, राजपूत है ना, और ये तुम्हें जो सरनेम है वो हिंदुओं में मिलेंगे और मुसलमानों में मिलेंगे है ना। तो ये सरनेम उन्होंने बदला नहीं, धर्म बदल लिया, ठीक। तो मतलब जो मूल निवासी थे उनकी जो उनके जो अधिकार थे वो कहीं ना कहीं अनदेखे किए गए। उनके जो अधिकार थे कहीं ना कहीं अनदेखे किए गए और वो एक तरह से हाशिए पर रख दिए गए। किस पर रख दिए गए, हाशिए पर, है ना। लोग कहाँ कहाँ से शब्द यूज कर रहे हैं, है ना। हाशिए पर रखने का मतलब है कि वो ऐसी चीज जिसका महत्व ना हो। हाशिए पर रखने का क्या मतलब है कि ऐसी कोई चीज जिसका कोई महत्व ना हो। इन लोगों को महत्वहीन मान लिया गया। इन लोगों को क्या मान लिया गया, महत्वहीन। भारत में जो मूल निवासी हैं वो कौन है, अनुसूचित जनजाति, जिसको क्या बोलते हैं, जनजाति। जनजाति या आदिवासी, क्या बोलते हैं, जनजाति या आदिवासी। और भारत में इनकी जो जनसंख्या है वो 8% है। कितनी है, 8%, ठीक। तो उनका यही मानना है कि भाई हमें जो और लोग हैं उनको कैसे दिया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए। वैसे हमारे संविधान ने पूरा बराबरी का दर्जा दिया है सबको, और इनके उत्थान के लिए हमारे संविधान ने अलग से विभाग भी बनाया है, जनजातीय विभाग, है ना, ठीक। ये मांग है। और स्वतंत्र पहचान की मांग ये करते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, खान पान है, वो अपना है। तो हम आपके को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, है ना। हमारे संस्कृति में ज़्यादा आप इंटरफेयर ना करें, जिससे मतलब उनके जो पूजा पाठ करने के ढंग है या और भी सारी चीज़ें हैं, पहनने का, खाने का, वृक्ष पूजा का, जितने भी हैं, तो उनकी स्वतंत्र पहचान बनी रहे। अलग से वो कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ठीक है।
अब है जीवन और उस पर आधारित जीवन प्रणालियों के बारे में एक सा दृष्टिकोण, मतलब एक कॉमन बात है, जो मूल निवासी हैं, जनजातीय लोग हैं, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो 500 किलोमीटर, मतलब कोई भारत में रह रहा हो, कोई अफ्रीका में रह रहा हो, या किसी अन्य देश में रह रहा हो, उनकी जो प्रकृति की समझ है, संस्कृति है, वो बिल्कुल एक जैसी है ना। मतलब जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही अफ्रीका का व्यक्ति भी सोचता है। दृष्टिकोण मतलब सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, वो क्या है, एक ही तरीके का है ना। मतलब बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस उनमें है नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बात है ना कि भाई जो व्यक्ति 1000 किलोमीटर या दूसरे महाद्वीप में रह रहा हो, तो उसकी सोच और दूसरे महाद्वीप में रहने वाले की सोच बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये लंबे समय से जुड़े हुए भी है ना, किसी न किसी तरीके से, और इनको प्रकृति की बहुत समझ होती है। जो जनजातीय आदिवासी लोग हैं, है ना, इनको प्रकृति की बहुत ज़्यादा समझ होती है, प्रकृति को नुकसान ये बिल्कुल नहीं पहुंचाते, पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं एकदम, है ना। मतलब और उनको बनाए रखने के लिए वो वृक्षों की पूजा करते हैं। मतलब बहुत सारे स्थान ऐसे बना दिए जाते हैं, अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं कि हम ये है, जिससे मतलब आपने देखा होगा जैसे पीपल है ना, हिंदू धर्म में पीपल को पूजा जाता है। तो उसका मेन रीजन उसको धर्म से किस लिए जोड़ा गया और बोल दिया गया कि इसमें भूत रहते हैं। मतलब एक तो लोग एक तो डरे और उससे काटा ना जाए, क्योंकि पीपल का वृक्ष ही ऐसा है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है ना, जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। तो धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है कि प्रकृति को लोग नुकसान ना पहुंचाए। ठीक, समझ गए। तुम एक अभी जैसे स्कूल के बाहर हमारे वो है पेड़, उन पे एक डोरा बांध दो और एक लोटा जलवल चढ़ा दो, तो है ना, तो फिर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे उसे तो काटेगा ही नहीं कि पता नहीं क्या मतलब क्या है, भूत आ जाए या जो भी है वो उसका। तो इसलिए धर्म से चीज़ों को जोड़ा जाता है ताकि चीज़ें सही बनी रहे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यही है इसमें ना। और ये है मतलब ये भी एक मूल निवासियों के लिए वैश्विक प्रयास, मूल निवासियों के लिए वैश्विक प्रयास 1970 के बाद में कि मूल निवासियों के लिए भी क्या दिए जाए, अधिकार दिए जाए, इसलिए वैश्विक प्रयास किए गए थे। ठीक, इसलिए उसमें क्या कि अलग अलग नेताओं से संपर्क बढ़ाए, मतलब उन्होंने जो विश्व के अलग अलग नेता थे उन्होंने आपस में संपर्क बढ़ाया कि भाई हमें इनके लिए काम करना चाहिए। और 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मूल निवासियों को, इंडिजीनियस पीपल, ये इसका गठन किया गया है ना। और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको क्या किसका दर्जा दिया गया, परामर्शदायी परिषद का, कि इसमें परामर्श किया जाए। भारत में भी क्या किया गया है, अलग से विभाग खोला गया है ना। ठीक, जनजातीय मामलों के संबंधित जितने भी विभाग हैं, और अलग से एक्ट भी बनाया गया। एक 1989 में ट्राइब्स के लिए क्या बनाया गया था, एक्ट भी बनाया गया था। एक आपने मूवी देखी होगी साउथ इंडिया की, उसका नाम है भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के नाम से ये है ना। उसमें मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है, देखना समय मिले। स्टोरी उसमें एक मतलब जनजातीय महिला होती है, उसके हस्बैंड को पुलिस मतलब मार देती है। हाँ हाँ हाँ, वो सूर्या उसमें है ना, है ना, भीमराव अम्बेडकर ही है ना उसका मूवी का नाम, है ना। तो उसमें पावर दिखाई गई है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की, और भाई किस तरीके से हमें मतलब पावर्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और उसको बाद में न्याय मिलता है, वो न्याय दिलवाता भी है। ठीक, तो इस तरीके से ठीक, बात क्लियर। अब इसमें 15 मिनट 10 मिनट में इसमें जो वन लाइनर है मैं इन्हें लिखवा दूंगा तुम्हें कल के लेक्चर में, और कल भी यही चलेगी। वन लाइनर मतलब 10 लाइन के होंगे, जो मान लो वन मतलब एमसीक्यू में या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक, ये है। अब इसमें ये भी आया हुआ है जो पिछले साल आए थे, ये क्वेश्चन लिखो।
ये क्वेश्चन आया था, पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए, है ना। पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखे थे हैं? वो लिख लिए तुमने, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिख लिए। हाँ तो उन्हें वो लिखो, कारण लिखो, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखो, पर्यावरण प्रदूषण, है ना। मान लो 2 कारण आ जाए तो 5-6 कारण लिख लो, है ना। तुम ही बताओ चलो, कौन कौन से कारण है पर्यावरण प्रदूषण के। प्रकार है, ऐसे लिखो। और तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण, सही है ये औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण, वनों की अंधाधुंध कटाई, खेती में रसायनों का अधिक प्रयोग, खेती में रसायनों का अधिक प्रयोग, पेस्टिसाइड्स नहीं मिला रहे हैं उसमें, है ना। और नदियों में दूषित जल का स्राव, ठीक है। और बताओ, स्राव मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं उनसे दूषित जल को, है ना, या उद्योगों से निकलने वाला जल, है ना, समझ रहे हैं। और बताओ जल्दी, हैं? हाँ, वाहनों से निकलने वाला धुआं। अगर अगर आप इसके प्रभाव पूछ ले तो मैंने 5 पॉइंट लिखवाए थे। वैश्विक चिंता क्यों है, वो प्रभावी तो है। जो 5 पॉइंट लिखवाए थे, तो कृषि योग्य भूमि में कमी हो रही है, स्वच्छ पेयजल में कमी हो रही है, ओजोन परत को नुकसान हो रहा है ना, ये प्रभाव हो गए। ठीक, अब लिखो सतत विकास वाला लिखो। ये मतलब बहा देना, जल का बहाव। नेक्स्ट लिखो सतत विकास से आप क्या समझते हैं, है ना, लिखवाया था ये। हाँ? लिख लो तुम, लिख लो, तुम लिख नहीं रहे हो। अर्जिता प्रकृति लिख रही हो तुम, वैसे ही ये प्रकृति तो लिख नहीं रही है। अच्छा, पेन दिखाई नहीं दे रहा, सतत विकास, सतत विकास लिखो। सतत विकास, सतत विकास की अवधारणा, ऐसे लिखो, सतत विकास की अवधारणा पृथ्वी सम्मेलन, ब्रैकेट में लिखना 1992, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आई, मतलब, है ना।
आई तो सतत विकास से तात्पर्य यह है कि सतत विकास से तात्पर्य यह है कि ऐसा विकास किया जाना चाहिए, ऐसा विकास किया जाना चाहिए जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, वर्तमान ज़रूरतें पूरी हो जाएं, वर्तमान ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे, और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। मतलब मैंने ये अपनी लैंग्वेज में लिखवा दिया है, इसमें तुम अपने आप भी लिए संसाधन बचे रहे, इसमें आप लिख सकते कर सकते हो। ठीक है, ओके। मैं बबीता को दिखा देता हूँ। बबीता ये आज भी आज भी नाराज है लड़की, है ना। अभी मुझे लग रहा है 1 हफ्ते और नाराज रहेगी, है ना।